नमस्कार, मैं प्रोफेसर रमा, प्राचार्य हंसराज कॉलेज। साथियों, आज हम सिनेमा का उद्भव और विकास पर बातचीत करेंगे। पहले हम लोग आरंभ से लेकर आज़ादी तक के सिनेमा पर बात करेंगे और बात करने से पूर्व देखिए मैं आपको एक पोस्टर दिखा रही हूँ। पोस्टर है फर्स्ट फिल्म स्क्रीनिंग इन हिस्ट्री। आप देख सकते हैं कि उस समय के पोस्टर्स कैसे होते थे, किस तरह से संकेतात्मक पोस्टर्स उस समय होते थे। और संकेतात्मक पोस्टर दिखाने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि वही कला संपूर्ण और महत्वपूर्ण होती है जिससे जनता का जुड़ाव होता है। जिस कला में मानव जीवन को अभिव्यक्त और आकर्षित करने की क्षमता ना हो, वह कला उपयोगी हो ही नहीं सकती। कला की अपनी पहचान ही मानव जीवन से जुड़कर बनती है, क्योंकि मनुष्य ही कला का निर्माण करता है और मनुष्य के लिए ही करता है। प्रहलाद अग्रवाल अपनी वसुधा पत्रिका में कहते हैं, कला जनता की चीज है। कला ऐसी होनी चाहिए जिसे आम जनता समझे और चाहे। कला को आम जनता की संवेदनाओं, विचारों एवं इच्छाओं से जोड़ना और उद्वेलित करना चाहिए। इसे जनता के अंदर की कलात्मक सहज वृत्तियों को उद्वेलित तथा विकसित करना चाहिए। यानी उसका पहला काम है उद्वेलित करना और दूसरा काम है उसको विकसित करना। आप सब जानते हैं कि भारत कलाओं का देश है। मनुष्य जीवन का इतिहास उठाकर देखें तो उसके विकास में कलाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महान मनीषी आचार्य भर्तृहरि ने नीति दशक में कला के संबंध में लिखा भी है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ दिशाहीना तृण खादानुप्पी जीवन जीव मानस्तद भागधेयम परम शूरनाम। अर्थात भावार्थ ये है कि जो मनुष्य साहित्य संगीत व कला से विहीन है, वे पूंछ और सींग से विहीन पशु ही हैं, परंतु वे घास न खाकर जीवित रहते हैं। यह उन पशुओं का परम सौभाग्य है। भर्तृहरि की ये पंक्तियां बताती हैं कि कला दूर होकर जीवन रसहीन और संवेदनाहीन हो जाता है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में किसी भी कला का होना अति आवश्यक है। कला द्वारा देश की संस्कृति का संरक्षण भी होता है। इधर कला के कई रूप देखने को मिलते हैं। सही मायनों में भारत कलाओं की जननी है और सिनेमा कला का एक ऐसा माध्यम है जो कई बार बनता और बिगड़ता रहा है। सिनेमा में एक खास बात यह भी है कि वह एक व्यक्ति द्वारा सृजित नहीं होता, बल्कि उसमें पूरा एक वर्ग यानी पूरा एक समूह, एक टीम काम करती है। सिनेमा पूरा तैयार होने तक कई तरह की प्रक्रियाओं से गुजरता है, लिहाजा उसके बनने में काफी वक्त लगता है, काफी श्रम भी लगता है। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि साहित्यिक विधाएं एक बार छपने के बाद परिवर्तन की गुंजाइश लगभग नहीं रख पाती। चित्र भी एक बार बनने के बाद दोबारा अक्सर सुधारा नहीं जा सकता। जबकि सिनेमा के यहाँ है ना दिलचस्प बात कि सिनेमा के यहाँ अंतिम कुछ भी नहीं होता। सिनेमा का उद्भव जितना रोचक है, उसका विकास उतना ही रोमांचक है। 896 में ल्यूमेरे बंधुओं के द्वारा प्रथम फिल्म शूट की गई, जिसका प्रदर्शन मुंबई में हुआ। भारतीय सिनेमा की बुनियाद दादा साहब फाल्के ने रखी। बंधुओं की फिल्म ने उन्हें अंदर तक प्रभावित किया। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित राजा हरिश्चंद्र को लोगों ने पर्दे पर किसी जादू की तरह देख सिनेमा का यह जादू आज तक बना हुआ है। आप कल्पना कीजिए कि जो जादू
राजा हरिश्चंद्र से शुरू हुआ वह जादू आज तक बना हुआ है। इसीलिए मात्र 100 वर्षों में ही हिंदी सिनेमा की दुनिया ने पूरे विश्व में अपना नाम बना लिया। आज सिनेमा बहुत ही मुश्किल नहीं रह गया है, बल्कि इसकी यात्रा बहुत जटिल रही है। आज यदि आप सिनेमा बनता हुआ देखेंगे तो आपको उतना जटिल नहीं लगेगा, लेकिन यदि आप 100 वर्षों के इतिहास पर यदि दृष्टि डालेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी यात्रा वास्तव में बहुत जटिल रही है। सिनेमा वास्तव में कलाओं को बड़े फलक पर ले जाने वाली एक प्रमुख विधा है। मनुष्य ने अपनी चेतना से जिन महत्वपूर्ण कलाओं को जन्म दिया, लगता है उसमें सिनेमा सर्वोपरि है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग सिनेमा की जो यात्रा आरंभ हुई, उस आरंभ से लेकर आजादी तक की सिनेमा की यात्रा कैसी रही, उस पर बातचीत करेंगे। मित्रों, 28 सितंबर 1895 को लुमियर बंधुओं ने एक ऐसी मशीन से दुनिया को परिचित कराया जो तस्वीरों को चलता हुआ दिखा सकती थी। अपने धुन के पक्के लुमियर बंधुओं ने जब इस जादू को 7 जून 1896 को पहली बार लोगों को दिखाया तो लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। यह समय भारतीय जीवन के लिए हर दृष्टि से अभाव का समय था और ऐसे में ही रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी चीजें व्यक्ति से कोसों दूर थी। लेकिन इसी समय सिनेमा का आना किसी अजूबे जैसा ही था। एक तथ्य के अनुसार मूक युग में कुल 1228 फिल्मों का निर्माण हुआ। इनमें से केवल 1288 में से केवल 13 फिल्में ही राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध हैं। दादा साहब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र तथा कालिया मर्दन। इन दोनों फिल्मों की लंबाई लगभग 1500 फुट थी। इसके अलावा श्री कृष्ण जन्म लगभग 475 फुट तथा लंका दहन 501 फुट, हिमांशु राय की प्रेम संन्यास, सिराज और प्रपंच पास, जीपी पंवार की दिलेर जिगर और गुलामी का पतन, हरिलाल एम भट्ट की पितृ प्रेम लगभग 1300 फुट, पीएन राव की मार्तंड वर्मा, संत तुकाराम 500 फुट तथा भक्त प्रहलाद 519 फुट। इसके अतिरिक्त जो फिल्में मूक फिल्मों के विकास में सहायक सिद्ध हुई हैं वे हैं मोहिनी भस्मासुर, सावित्री, सत्यवान, सैरंधी, सिंगड़, कल्याण खजाना, बिल मंगल, चिंतामणि, यशोदानंदन, साधु की शैतान, इंद्रजीत, लेडी टीचर, सती सीमातनी, हरगौरी, शिवाजी, रजिया सुल्तान, चरित्रहीन, सती मदालसा, राम बनवास, कच देवयानी, भक्त विदुर, काला नाग, मालती, माधव, गृहलक्ष्मी, चंद्रमुखी, राजलक्ष्मी, रसीली राधा, अछूत जैसी फिल्मों ने मूक फिल्मों को एक नई दशा देने का महत्वपूर्ण कार्य किया। पारसी थिएटर के प्रभाव ने मूक सिनेमा को व्यावसायिकता से जोड़ दिया। इसमें मधुर मोहिनी, सिंगल द्वीप की परी, वीर अभिमन्यु, ख्वाबे हस्ती, सिनेमा गर्ल, अनारकली, माधुरी, खूनी खंजर, उदयकाल, चंद्रसेना, जुल्म, बाजीराव मस्तानी, हातिमताई, तूफान मेल, दिलरुबा डाकू आदि फिल्मों का निर्माण भी हुआ। इतिहास की दृष्टि से देखें तो स्पष्ट है कि भारत गुलामी की जंजीर में इस कदर जकड़ा हुआ था कि किसी विद्रोही चीज की कल्पना भी उनके लिए घातक थी, क्योंकि यह वह समय था जब भारतीय जीवन पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उसी में आप देखिए राजा हरिश्चंद्र का पोस्टर आपके सामने है कि किस तरह से ये पोस्टर हमें एक संकेत दे रहा है कि उस समय जो फिल्मों के पोस्टर तैयार होते थे उसमें किसी तरह का बहुत अधिक दिखावा नहीं होता था, बल्कि सीधे साधे पोस्टर होते थे। और इन्हीं पोस्टर्स के साथ साथ
जब खेत खलियान और खून पसीना किसानों का था, पर उसमें उगने वाले अनाजों पर हक अंग्रेजों का था। श्रम भारतीयों का था, पर उससे मिलने वाला फल ब्रिटिशों का। साहित्य की दृष्टि से देखें तो उसके लिए यह समय नवीन विचारधाराओं और तमाम नई साहित्यिक विधाओं के आरंभ का था। सामाजिक विसंगतियां और आडंबर भी अपने चरम पर थे। ऐसे में निर्देशकों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वे किस तरह की फिल्मों का निर्माण करें, क्योंकि दर्शकों का मनोविज्ञान समझना भी उनके लिए एक अलग तरह की महत्वपूर्ण चुनौती थी। इस समय की अधिकतर फिल्मों में धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और पंचतंत्र जैसे विषयों को लिया गया, जिसका एक कारण यह भी था कि आम जनता अभी साहित्य की नवीनता से परिचित नहीं हो सकी थी। लिहाजा ऐसे विषयों पर फिल्म का निर्माण निर्देशकों को ज्यादा सार्थक लगता था। तमाम विवादों के बाद भी पहली भारतीय फिल्म दादा फाल्के द्वारा निर्मित राजा हरिश्चंद्र को माना गया। हालांकि इससे एक वर्ष पहले ही आई फिल्म पुंडरीक को भारतीय फिल्म मानने से इसलिए इनकार कर दिया गया क्योंकि विषय वस्तु को छोड़कर सब कुछ तो विदेशी था और यह फिल्म मंच नाटक के अनुरूप में थी। दादा साहब फाल्के ने सिनेमा को एक जुनून की तरह जिया। अपने घर परिवार की संपत्ति और पत्नी के गहने गिरवी रखकर उन्होंने अपनी मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया, पर उसकी सफलता ने उनके जुनून और संघर्ष को नई ताकत दे दी। इसके बाद उनकी सभी फिल्मों ने अपार सफलता प्राप्त की। फाल्के साहब को सिनेमा के प्रति जो लगाव था, उसके लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया और अपने इसी संघर्ष के दम पर वे तमाम भारतीयों के बीच में न केवल लोकप्रिय हुए, बल्कि उनकी फिल्मों ने विदेशों में भी अपार सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपनी कई फिल्मों का प्रदर्शन लंदन में भी किया। निर्देशक ईरानी ने पहली फिल्म आलम आरा बनाई। यह पर्दे पर सिनेमा जगत में दूसरा जादू था। अभी तक लोग फिल्मों के पर्दे पर देख रहे थे, पर अब संवाद करती हुई फिल्मों का दौर शुरू हुआ। देखिए, एकदम से मूक फिल्मों से संवाद फिल्मों का दौर आ जाता है और 1931 में प्रदर्शित आलम आरा का दे दे खुदा के नाम पर बहुत लोकप्रिय हुआ। आलम आरा के प्रदर्शन और लोकप्रियता ने सिनेमा के प्रति लोगों का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया। इस फिल्म का प्रभाव फिल्म निर्माताओं पर इस कदर पड़ा कि 1931 में 300 से अधिक फिल्मों का निर्माण हुआ। देखिए, केवल 1931 में ही 300 फिल्मों का निर्माण होना बहुत बड़ी बात है। और अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने राजा हरिश्चंद्र का पोस्टर देखा था, अब आप आलम आरा का यह पोस्टर देख रहे हैं। एकदम से पोस्टर में भी परिवर्तन आता है, उसके प्रदर्शन में भी एक नई दिशा दिखाई देने को मिलती है। और मुझे लगता है कि इसका जो आधार था वह पौराणिक कथाओं से मिला। दरअसल मूक फिल्मों का समय भारतीय जीवन को कई तरह से आंदोलित करने का समय था। पहले धार्मिक पौराणिक पात्रों को लेकर फिल्मों का निर्माण हुआ। यह जनता को फिल्मों के जादू से जोड़ने का एक नायाब तरीका था, क्योंकि उस समय फिल्मों को ओछा माध्यम माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि सिनेमा सभ्य समाज का हिस्सा नहीं है। लेकिन धार्मिक फिल्मों के माध्यम से भारतीय जनमानस में अपनी पैठ बनाने के बाद मूक सिनेमा में ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं पर भी फिल्मों का निर्माण हुआ। पौराणिक फिल्मों ने भारतीय जीवन की मानसिक चेतना को जहां एक तरफ संबल प्रदान किया, वहीं ऐतिहासिक पात्रों पर बनी फिल्मों ने लोगों को राष्ट्रीयता से जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यवसाय का ध्येय लेकर आए फारसी थिएटर ने मनोरंजनपूर्ण फिल्मों का निर्माण आरंभ किया और यहीं से फिल्मों के नैतिक और
अनैतिक होने की बहस भी प्रारंभ हो गई। आप जानते होंगे कि पारसी थिएटरों ने जिन फिल्मों का निर्माण किया उनका केवल और केवल एकमात्र धर्म धन कमाना था। मूक फिल्मों के निर्माण में चरित्रों के चयन से बड़ी चुनौती उन्हें अभिनय करने के लिए तैयार करना था। हालांकि भारत में नाटकों का लंबा इतिहास है, पर सिनेमा सबके लिए एक नया माध्यम था। इतने प्रभावशाली और जादुई माध्यम के लिए स्त्रियों का अभिनय के लिए तैयार न होने का एक बहुत बड़ा कारण नैतिकता का भी था। भारतीय जनमानस ने इसके लिए बिल्कुल कोई किसी तरह से तैयार नहीं था। इसका कारण भी यही था कि राजा हरिश्चंद्र जैसी सामाजिक और धार्मिक फिल्म में अभिनय के लिए समाज से ही बहिष्कृत स्त्रियां और वेश्याएं भी तैयार नहीं हुई। राजा हरिश्चंद्र में तारामती की भूमिका के लिए फाल्के साहब को अपने देखिए, तारामती की भूमिका के लिए उन्होंने अपने रसोइये को तैयार किया और इसी फिल्म के एक दृश्य में कुछ स्त्रियों के स्नान के दृश्य को भी पुरुषों ने ही साड़ी पहनकर दिखाया। यह संकट सिर्फ महिलाओं को फिल्मों में लेने के लिए ही नहीं था, बल्कि अभिनेताओं को भी राजी करना बड़ा ही मुश्किल था। तारामती के पुत्र की भूमिका फाल्के साहब के बेटे ने स्वयं अदा की। बाद में फाल्के की फिल्म मोहिनी भस्मासुर में पहली बार कमलाबाई ने अभिनेत्री की भूमिका निभाई। साथियों, यह वह समय था जब पत्रकारिता का कोई माध्यम उपलब्ध ही नहीं था। मूक फिल्मों का यह वह दौर था जब भारतीय समाज अपने ही बनाए बंधनों में बुरी तरह से घुट रहा था। पर्दे की अंदर की गलाकाट संस्कृति उनका मानसिक दोहन लगातार कर रही थी। घर की स्त्री क्या देहरी से बाहर आने के सारे रास्ते उसके लिए बंद थे। जबकि सिनेमा ने इन्हें पर्दे पर व्यक्त करने की हिम्मत की तो उसे असभ्य कहकर उसकी लोकतांत्रिकता को मिटाने की भरपूर कोशिश की गई। पर सिनेमा की एक खासियत यह भी है कि उसमें गजब का सम्मोहन है। लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की अनूठी क्षमता है। प्रारंभ में चरित्रों के चयन की जिन समस्याओं से जूझने का संघर्ष मूक सिनेमा ने किया, आज उसी फिल्म को पूरा फिल्म उद्योग कैश कर रहा है। अभिनय के लिए महिलाओं और पुरुषों की उपलब्धता के बाद उससे बड़ी चुनौती अभिनय की थी। उस समय के अभिनेता होने की पहली शर्त ही यह थी कि आप बोल कर व्यक्त करते हैं, उसे बिना बोले ही अपने हाव भाव से व्यक्त करने में आप कितने सक्षम हैं। मूक फिल्मों की पहली शर्त तो यही हुआ करती थी और यह शर्त कोई आसान शर्त नहीं थी। अभिव्यक्ति भाषा के अधीन है। बिना प्रामाणिक भाषा के अभिनेता शरीर से चाहे जैसी भी हरकत कर ले, वह दूसरे से कनेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिल्मों की एक बहुत बड़ी शर्त दर्शकों से अभिनेताओं का जुड़ाव भी है। मूक फिल्मों के बनने के संघर्ष के बारे में जानकर आश्चर्य होता है कि आज का कलाकार अपनी एक फिल्म में मूक अभिनय करके तमाम पुरस्कारों का हकदार बन जाता है। दर्शकों और फिल्म समीक्षकों की प्रतिक्रियाओं का भी भागीदार बनता है, सो अलग है। मूक फिल्मों ने जिस सच को आत्मसात किया, वही आज भारतीय सिनेमा का मानसिक संबल बना हुआ है। सकारात्मक परिवर्तन का आरंभ चाहे जैसा भी हो, उसका स्वागत करना चाहिए। तभी तो नए समाज, कला और संस्कृति का निर्माण संभव होता है। मूक फिल्मों को यूं तो हर चीज के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ा, पर जो एक अन्य बड़ी कठिनाई थी वो उसके सामने लगातार बनी रही कि अभिव्यक्ति का, तकनीक का जो उसके सामने अभाव था, उसका उसने लगातार सामना किया। और इसमें कोई दो राय नहीं कि फिल्मों में अभिनय के साथ रंगों का भी अपना महत्व होता है। फिल्मों के रंगीन ना होने के अभाव ने मूक फिल्मों के कलाकारों को
अपने चरित्र की अभिव्यक्ति के लिए और कई तरह की चुनौती दे दी। फिल्म एक ऐसी कला है जिसमें पटकथा की कल्पना की छूट चाहे जितनी भी ले सकते हैं, पर उसको पर्दे पर इस तरह जीवंत करना पड़ता है कि वह पूरा सच लगे। कलाकारों के अभिनय में उसके हाव भाव से अधिक महत्व उनकी वेशभूषा का भी होता है। फिल्मों में कलाकारों की पहली पहचान उसके कपड़ों से ही तो होती है, जबकि श्वेत श्याम फिल्मों में यह पक्ष उभर कर सामने नहीं आ पाता था। हालांकि मूक फिल्मों के फिल्मकार सक्षम थे और प्रतिभाशाली भी थे। फाल्के साहब ने अपने चरित्रों को जीवंत करने के लिए उनके ड्रेस पर बहुत मेहनत की। उनकी फिल्मों की विषय वस्तु अक्सर पौराणिक थी, सो उन्हीं के हिसाब से उनके कपड़ों का चयन भी किया जाता था। फाल्के साहब ने इस पर बहुत ध्यान दिया। तकनीक के पक्ष से देखें तो सिनेमा में दृश्यों का संयोजन भी कलाकारों के मनोभावों को व्यक्त करने में सहायक सिद्ध होता है। श्वेत श्याम फिल्मों में वह संवेदना पूरी तरह से उभर कर सामने नहीं आ पाती। मूक फिल्मों के लिए यह भी एक समस्या ही थी। मूक फिल्मों में एक तरह से देखें तो अभिनय पर ही सब कुछ निर्भर था। भारतीय सिनेमा का यह बचपन बहुत ही विवेकपूर्ण और साहसी रहा। आरंभिक फिल्मों ने तमाम तरह के अभावों और समस्याओं से जूझते हुए खुद को स्थापित किया, जो आगे चलकर कई ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बना। आज भारत में हर वर्ष 1000 से अधिक फिल्मों का निर्माण होता है, खरबों का व्यापार होता है। निश्चित रूप से आज सिनेमा एक ऐसी कला के रूप में स्थापित हो चुका है जिसका क्षरण कभी नहीं हो सकता। इसका पूरा श्रेय मूक फिल्मों को ही जाता है। अभिनेता के कंधे पर सवार होकर मूक फिल्मों ने जो सफर तय किया, वह चाहे जितना भी कठिन और निर्मम रहा हो, पर सिनेमा का इतिहास सदैव उसका आभारी रहेगा। बोलती फिल्मों के बाद हिंदी सिनेमा में फिल्म बनाने वालों की एक लंबी सूची तैयार हुई। आजादी के पहले तक सिनेमा मजबूती से अपनी पैठ जनता के बीच में बना चुका था। पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों तथा घटनाओं वाली फिल्मों का दौर धीरे धीरे कम होने लगा और सामाजिक मुद्दों के साथ साथ प्रेम संबंध, शहरी व्यवस्था की विद्रूपता और कुछ जीवन दर्शन देने वाली फिल्मों का निर्माण भी होने लगा। पृथ्वीराज कपूर, गुरुदत्त के साथ ही दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर जैसे लोगों का दौर प्रारंभ हुआ, जिससे सिनेमा की नींव और मजबूत हुई। आजादी के ठीक बाद ही राज कपूर की बरसात ने हिंदी सिनेमा को एकदम नया परिवेश दिया। इस फिल्म से समाज की सोच और संवेदना का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि फिल्म की नायिकाओं नरगिस और निम्मी ने ना केवल दुपट्टा नहीं पहना था, इसलिए फिल्म को ए प्रमाण पत्र मिला। सोचिए, आज के समय पर आपको सुनने में कितना अजीब लग सकता है कि उन्होंने दुपट्टा नहीं पहना तो फिल्म को ए प्रमाण पत्र दे दिया गया। भारतीय जमींदारी व्यवस्था की क्रूरता और आजादी के कई सुनहरे स्वप्न इसी दशक की फिल्मों में देखने को मिलते हैं। इस दौर की फिल्मों में समाज के कुछ उपेक्षित सवाल भी उठाए गए। दहेज की समस्या, शोषण की नीति, पलायन की प्रवृत्ति, बदले की भावना आधारित फिल्में खूब चली। परिवर्तन प्रकृति का एक अनिवार्य और शाश्वत नियम है, ये हम सब जानते हैं। मानव समाज भी इसी प्रकृति का अंग है, अतः वह परिवर्तनशील है। ठीक उसी प्रकार समाज के बिंबों की ही सेल्यूलाइट के पर्दों पर सिनेमा उसी समाज रूपी दर्शक वर्ग के सामने अपने को प्रस्तुत करता है। समकालीन समाज का बोध बहुलता वाले समाज के बोध से होता है। संस्कृति से, परंपरा के रीति रिवाजों से और अनुष्ठानों से ज्ञान की मनोदशा का विकास होता है। कई बार एक समाज दूसरे समाज के साथ अर्थों और प्रतीकों को साझा कर समाज को संगठित बनाते हैं। जो समाज में हमें दिखता है उसका निर्माण ज्ञान की वजह से हुआ और
उसका निर्माण जब ज्ञान की वजह से होता है तो उसका असर सिनेमा पर सीधे तौर पर देखा जा सकता है। हर दिन कितने आविष्कार हो रहे हैं और प्रत्येक आविष्कार का असर समाज और सिनेमा पर भी पड़ रहा है। इस तरह से देखें तो पता चलता है कि समाज और सिनेमा में प्रतिदिन परिवर्तन हो रहे हैं और समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे हमें लगातार सिनेमा में दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जो सिनेमा एक महत्वपूर्ण यात्रा को लेकर शुरू हुआ था वह यात्रा निरंतर जारी है। और मान कर चलते हैं कि फिल्मों का आरंभ जो बहुत ही साधारण तरीके से हुआ था, क्योंकि नाटक की एक गरिमामयी परंपरा हमारे पास थी, लेकिन आज़ादी तक आते आते फिल्मों ने भारत की गुलामी और आज़ादी के बीच अंतर करना सिखाया। आज़ादी तक का सिनेमा मूलतः आदर्शवाद और नैतिकता की आधारशिला पर टिका हुआ है। कुछ रूढ़ियों, परंपराओं और कुरीतियों को तोड़ने में सिनेमा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आरंभिक दौर में सिनेमा को ओछा माध्यम समझकर केवल मनोरंजन का साधन समझा गया, लेकिन जैसे जैसे समाज की सोच में परिवर्तन हुआ, फिल्मों के विषय भी बदले, उन्हें प्रस्तुत करने का तरीका भी बदला। आरंभ से आज़ादी तक का सिनेमा भारतीय समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक मजबूती को समझाने में निर्णायक भूमिका सिद्ध करता है। और हमें लगता है कि इसी भूमिका ने आज़ादी के बाद के सिनेमा पर बहुत अधिक प्रभाव डाला, जिसकी चर्चा हम दूसरे भाग में करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।